अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉर्क, अनदर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टॉर्क एक्चुअली क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम डेली लाइफ से एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक स्पैनर है जिसकी मदद से नट को टाइट किया जा रहा है या खोला जा रहा है, यानी तो उसके बाद ये एक और स्पैनर है जिसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। तो दोनों केसेस में अगर आप देखें, हो सकता है डेली लाइफ में कभी आपने इसको प्रैक्टिस भी किया हो, तो यहाँ पे आप हैंडल के ऊपर आप क्या लगा रहे होते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं, या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं या इस डायरेक्शन में लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये स्पैनर जो है वो इस पॉइंट के गिर्द घूम जाता है। वहाँ पे नट है तो जाहिर सी बात है उसको भी रोटेट कर देगा, तो ये नट जो है वो या तो टाइट हो जाएगा या फिर खुल जाएगा। तो अगली एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो हमने स्पैनर जो है वो उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दी है। तो अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना और ये जो टर्निंग इफेक्ट या जो आप इसको टर्न कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करना ज़रा आसान हो जाएगा, यानी नट को खोलना या टाइट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि फिर टॉर्क जो है वो यहाँ पे क्या हुआ। अब जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी एक पॉइंट के गिर्द रोटेट कर जाए, तो उसको कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, और आप उसको क्या कहते हैं, टॉर्क का जो है वो नाम देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या आप टॉर्क का नाम देते हैं। और टॉर्क जो है वो फिर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, यानी ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और दूसरा ये डिस्टेंस जो है, यहाँ पे डिस्टेंस कम था तो टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इस डिस्टेंस को कहते हैं मोमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक का? पाइवोट पॉइंट। पाइवोट पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे उस बॉडी ने रोटेट करना है, वहाँ से लेकर जहाँ पे आप पॉइंट पी, जहाँ पे आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म। अब यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये जो मोमेंट आर्म आर या एल जो भी हो, इसका फोर्स के साथ जो है वो 90 का एंगल बन रहा है, तब आप इसको घुमा सकेंगे। चले इसको ज़रा दूसरे तरह से देख लेते हैं कि क्या आप इस स्पैनर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, क्या ये स्पैनर घूमेगा? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, कि स्पैनर जो है वो नहीं घूमेगा, क्योंकि इस केस में फोर्स का जो ये जो डिस्टेंस है इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो या तो 0 का बन रहा है या 180 का बन रहा है, तो दोनों केसेस में टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टार्क सिर्फ उसी केस में प्रोड्यूस होगा जब एल के साथ एफ का जो रिलेशन होगा वो 90 का होगा, यानी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स के, तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस आप बढ़ा देते हैं तब भी टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर आप फोर्स बढ़ा देते हैं तब भी टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉ जो है वो आई और एफ के बराबर होता है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। आर मोमेंट आर्म और एफ जो है वो फोर्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि क्या होता है, आप जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी रोटेट कर जाए किसी पॉइंट के गिर्द, पाइवोट पॉइंट उसको कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देंगे, तो वो जो उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वहाँ पे उसको फोर्स नहीं कहेंगे बल्कि टॉर्क का नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे अकेली फोर्स काम नहीं कर रही बल्कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी काम कर रहा है, जो कि उतना ही मैटर करता है जितना फोर्स। अगर आप ये फोर्स जो है, हम कहते हैं फोर्स का इफेक्ट है तो अकेली फोर्स ही, अगर आप ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दें, इसको कहते हैं पाइवोट पॉइंट के ऊपर फोर्स का अप्लाई करना, तो टॉर्क होगा नहीं, क्योंकि इस केस में मोमेंट आर्म ही नहीं है। तो मोमेंट आर्म का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, कि मोमेंट आर्म होगा तो आप टॉर्क अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकेंगे या टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो हम रिजिड बॉडी के लिए इसको देख लेते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी आइडियलाइज्ड बॉडी जो जिसके अंदर जो पोजीशन होती है एटम की, जो उनके दरमियान डिस्टेंस होता है तो वो फिक्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम यहाँ पे है इस तरह से, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से भी ये डीफॉर्म नहीं होती या ये डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। ये इस रिजिड बॉडी में ओ जो है वो पाइवोट पॉइंट है जहाँ पे बॉडी रोटेट कर सकती है, पी वो पॉइंट है जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो लाजमी बात है ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर यानी मोमेंट आर्म कहलाएगा, और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, और हमने देखना है टॉर्क यहाँ पे कैसे है या उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो बच्चों ये देखें कि
अब यहाँ पे जो एफ है ये आप ये कह सकते हैं कि ये प्लेन में जा रहा है या ये किसी एक ख़ास डायरेक्शन में नहीं है, तो हम इसके पर कंपोनेंट जो है वो ड्रा करेंगे। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक जो है वो ये वाला कंपोनेंट और दूसरा ये वाला कंपोनेंट। अब इनमें से आपने वो कंपोनेंट चूज़ करना है जो कि आर के परपेंडिकुलर होगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो आर के परपेंडिकुलर है, तो हमें ये जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो टॉर्क देगा। जो एफ कॉस थीटा वाला है ये हमें टॉर्क जो है वो नहीं देगा। ठीक है, वैसे भी हमने वेक्टर में जो है वो पढ़ा हुआ है, जब क्रॉस प्रोडक्ट भी मैंने आपको करवाया था कि अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है और आपने फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है ये बी है, आपने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो आप बी के कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। एक कंपोनेंट ये आएगा और एक ये कंपोनेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, तो ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट देगा। ये ए के पैरेलल है तो ये कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो आर के परपेंडिकुलर है तो वो आपको टॉर्क देगा। तो आप टॉर्क को लिख सकते हैं एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ का यहाँ पे कंपोनेंट है साइन थीटा जो कि आर के साथ है, तो आर एफ साइन थीटा। दोनों केस हो सकते हैं, एफ का कंपोनेंट भी ड्रा कर सकते हैं और आर का भी। तो नेक्स्ट जो है वो हम फिर एफ के आर के कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। अगर जो है वो सिचुएशन वही है लेकिन यहाँ पे अब हम आर के कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, तो ओ पाइवट पॉइंट है, पी वो पॉइंट है जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई करनी है, ये एफ है। तो अब हमने आर के कंपोनेंट ड्रा करने हैं। एक आर का ये कंपोनेंट हो गया और एक आर का ये कंपोनेंट हो गया। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो फोर्स के पैरेलल जा रहा है, तो ये तो किसी सूरत जो है वो टॉर्क नहीं दे सकता क्योंकि दोनों के साथ थीटा ज़ीरो हो जाएगा। तो दूसरा कंपोनेंट ये वाला जो है वो आर साइन थीटा, ये फोर्स के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट जो है वो टॉर्क देगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉ इज अ वेक्टर, आर इज अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द पाइवट पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, और एफ जो है वो तो वेक्टर है, आपको पता है। तो इन तीनों ये दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो टॉर्क देगा। और टॉर्क जो है इसीलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल में हमने इसको पढ़ा था कि उसी वक्त रिजल्ट मैक्सिमम आएगा जब आर और एफ दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ पे भी हमने ये कह दिया कि टॉर्क प्रोड्यूस ही उस वक्त होगा जब फोर्स के साथ जो है वो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। अच्छा, डेली लाइफ में आपको ना मैं एक डोर की एग्जांपल से भी आपको बताना चाहूँगी कि डोर में क्या होता है कि ये हमारे पास डोर है, यहाँ पे हैंडल है, तो ये वाला वो पॉइंट है जो पाइवट पॉइंट है जहाँ पे दरवाज़ा घूमता है, और ये वाला जो है वो क्या होता है, आर। जहाँ पे चीज़ ने घूमना है और यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई करनी है वो उस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कहलाता है। अब दरवाज़ा खोलने के लिए आप क्या करते हैं, या तो आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं या इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो दरवाज़ा क्या होता है, इस कब्जे जो लगे होते हैं इनके इर्द गिर्द घूम जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि एफ का आर के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, दरवाज़ा घूम गया। अब ज़रा दूसरे केस पे आ जाएं कि अगर मैं ये कहूँ कि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो आर भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है, लेकिन दरवाज़ा नहीं घूमेगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उसी वक्त टॉर्क ने प्रोड्यूस होना है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आप जब भी अब घर में दरवाज़ा आपने खोलना है तो हैंडल से लेके जहाँ पे दरवाज़ा घूमता है उस डिस्टेंस को आर मेंशन करना है और अपने हाथ की डायरेक्शन से देखना है कि मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से भी आपको इसको समझने में बहुत यानी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए दोनों के दरमियान, दोनों डिस्टेंस का परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो फोर्स के साथ मिल के टॉर्क हमें देगा। तो इसीलिए हम टॉर्क को जो है वो मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म आ गई, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म आ गई, आर एफ साइन थीटा एन। एन क्या है, एन टॉर्क जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ये अब आप राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। एक वेक्टर जो है वो आपका एक डायरेक्शन में है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में, तो जो फॉर एग्जांपल समझने के लिए एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो ले सकते हैं फ्रॉम द राइट हैंड रूल। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो है कि इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है, टॉर्क की ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है, क्योंकि आर और एफ है, आर की यूनिट मीटर आ गई तो इसकी यूनिट जो है फोर्स की यूनिट न्यूटन आ गई। तो इस तरह से जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। इसकी डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। इसकी डायमेंशन जो है वो आपके पास आएगी
mL²T⁻², ये डायमेंशन आ जाएगी। ये डायमेंशन आपने कैसे लिखनी है, न्यूटन का फार्मूला लिखना है, क्या होता है, किसके बराबर है फोर्स का, मीटर की एल आ जाएगी। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको लिखना है। फर्स्ट चैप्टर में आप डायमेंशन को पढ़ चुके हैं, तो उसकी मदद से आप डायमेंशन भी जो है वो इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन भी क्या होती है इसकी, वो भी मैंने आपको बता दी। और आम तौर के ऊपर जो है वो हम क्योंकि टॉर्क जो है वो ऐसे कोई चीज़ घूम सकती है या ऐसे कोई चीज़ घूम सकती है, तो हम जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है, यानी जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है वो हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज टार्क होता है वो होता है नेगेटिव। जो ये आपने डायरेक्शन देखनी होती है, जहाँ पे भी आप कहीं न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे हो, तो कोई चीज़ इस तरह से घूम रही है तो उसका पॉजिटिव टार्क आएगा, कोई चीज़ इस तरह से घूम रही है तो उसका नेगेटिव जो है वो टॉर्क आएगा। क्लॉक के हिसाब से जो है वो आपने इसको इसकी देनी है, ठीक है। और एंड पे जो है वो यहाँ पे हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस है कि टॉर्क की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये अभी तो मैंने डेली लाइफ में हमने बहुत सी चीज़ें देखी, जहाँ पे भी आप फोर्स अप्लाई करें और उसका टर्निंग इफेक्ट हो, तो टर्निंग इफेक्ट ही वहाँ पे काम करेगा, तो टॉर्क नहीं होगा तो वो चीज़ काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप लीनियर मोशन की बात करते हैं तो आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, ma के, ठीक है। आप जो आपका एक्सेलरेशन है वो फोर्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन दे रही होती है। तो लीनियर जो बॉडीज़ लीनियरली मूव करती हैं स्ट्रेट लाइन में, वहाँ पे जो काम फोर्स हो रहा होता है, फोर्स की मदद से हो रहा होता है। फोर्स क्या है, एक पुश और पुल। आपने किसी चीज़ को मूव करवाना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है तब भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसी तरह से यहाँ पे जो फोर्स का इफेक्ट है, जिसको आप टॉर्क कहते हैं, ये आपको वही काम अप्लाई होता है, वही आपको यानी देता है जो लीनियर में फोर्स, और एंगुलर में जो है वो आपको टॉर्क। एंगुलर में आपको टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन वो डिटरमिन होता है टॉर्क से, ठीक है। देखें, लीनियर में हम ये कहते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो इट मीन्स फोर्स जीरो है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी हम कहते हैं फोर्स जीरो है। इसी तरह से एंगुलर मोशन में अगर एक बॉडी की कोई रेस्ट में है तो इट मीन्स टॉर्क जीरो है, और अगर एक बॉडी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो उसकी यूनिफॉर्म है, यानी चेंज नहीं हो रही, तो तब भी हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो तब भी हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर टॉर्क जो है वो जीरो है, क्योंकि टॉर्क ने इसको चेंज करना है, टॉर्क की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आना है। कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब रेस्ट में है या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करिए तो इट मीन्स टॉर्क जो है वो जीरो है। लीनियर में आप फोर्स को लेते हैं, और एंगुलर मोशन में आप वही काम जो है वो वही इंपॉर्टेंस टॉर्क की होती है, ठीक है। यानी लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर यानी जो आम फोर्स की वजह से है, और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यानी है, आप ये कह रहे हैं किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से, तो वो उसको डिटरमिन करता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि जब भी एक बॉडी लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है तो आप जो है वो फोर्स उसको डिटरमिन करती है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है तो इस केस में आप टॉर्क को जो है वो लेते हैं। लीनियर, सारी लीनियर स्नैरियो में जो काम फोर्स कर रही होती है, एंगुलर स्नैरियो में वो सारा कुछ टॉर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस है, और इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी टॉर्क का इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन देखा जा सकता है, वैक्यूम क्लीनर में, और जो वाटर पंपिंग स्टेशंस होते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर्स, यानी हर जो इस तरह की मशीनरीज वगैरह होती हैं वहाँ पे टॉर्क का जो है वो इम्पोर्टेंट यानी इफेक्ट जो है वो उनकी टॉर्क होगा तो वो अपना परफॉर्म जो है वो एक्चुअली कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह।